ओके। यस सर। अच्छा जी, ये देखें कि ये हमारे पास एक पेपर है, पब्लिश पेपर। इसमें जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं यहां से, ये देखो, तो ये कुछ रेफरेंसेस दी हुई हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जब भी हमने कोई अपनी बात करनी होती है, जब भी कोई हम अपनी तरफ से कोई बात करना चाह रहे होते हैं, तो हम दूसरे राइटर्स का सहारा लेते हैं कि फलाने राइटर ने ये कहा, फलाने राइटर ने ये कहा, इसलिए मैं भी ये कह रहा हूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि हम बाइबल, कुरान, इन सब का रेफरेंस देते हैं जब भी कोई रिलीजियस बात करते हैं ना। इसी तरह जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजों के रेफरेंसेस देते हैं। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस कहा हुआ है, द ओवरलोड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग, कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफन रिजल्ट इन टेंशन, फटीग, टायर्डनेस, बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क डे। और हमने कहा कि इन लोगों ने ये बात की है। ये कौन कौन लोग हैं? बेंजर एंड माइकल 2007, हैशलहॉर्न 2007, मैगरा, रीड, बोर 2003, वैटसन, डेरी, थॉमसन एंड ली 2008। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। उसके बाद यहां कोई बात हो रही है, बर्नआउट कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज वर्क विड्रॉल, टर्नओवर इंटेंट एंड टर्नओवर एब्सेंटिज्म। ये किसने कहा है? ये इन लोगों ने कहा है। फिर हमने कोई बात की तो हमने कहा कि इस बंदे ने ये बात की। ये क्लियर हुआ? इन रेफरेंसेस को हम इन टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं। इन टेक्स्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे टेक्स्ट के अंदर आती हैं। ये टेक्स्ट है ना सारा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के अंदर जब हम किसी को साइट करते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, तो इनको कह देते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। नाउ सपोज somebody wants to see कि ये जो कोको एटॉल है 2003 में जिसने पेपर लिखा है, या मैक विकार है 2003 में जिसने पेपर लिखा होगा, ये इनका पूरी डिटेल क्या है, ये कौन से पेपर्स में ये बात की हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको एंड पे चले जाते हैं, पेपर के सबसे एंड पे चले जाते हैं, और यहां जाके हम ए बी सी, अल्फाबेटिकल वाइज होगा, ए बी सी हमने कोको देखना है। तो ए बी सी में जाएंगे तो हमें ये देखें, ये मिल गया कोको 2003। कोको के साथ एटॉल क्यों लिखा हुआ है इस पे हम अभी बात करते हैं, बट 2003 का पेपर है। और एक मैक समथिंग था। तो एम पे जाएंगे, एंड एम पे जाके देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये अगर ये एम पे जाके हम फॉर एग्जांपल मैग्रा है, तो मैग्रा का पेपर हम देख लें, तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी उन पेपर्स की जिनको हमने ऊपर साइट किया हुआ है। ये जो रेफरेंसेस हैं, इनको कहते हैं एंड रेफरेंसिंग। ठीक हो गया? सो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग एंड एंड रेफरेंसिंग, इसमें किसी को फर्क ना पता चला हो तो प्लीज बताएं। ये सर इन क्लियर है? टेक्स्ट जो थी वो होती है और इंटेक्स एंड के रेफरेंसिंग लास्ट। एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। अच्छा, इन टेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप क्या पूछ रहे हो? दूसरा आपको पूछ रहा था इन टेक्स्ट क्या कह रहे थे? सर वो जो स्टेटमेंट के बीच में होती है ऊपर, वो इन टेक्स्ट है जी, ना। वो इन टेक्स्ट है। और देखो, और इन एंड वाला एंड टेक्स्ट, पे। जी एंड वाली जो एंड पे है, एंड वाली को बिब्लोग्राफी भी कहते हैं। जी सर। और ये जो, इसको हम फिलहाल इतना समझ लें कि इसको इन टेक्स्ट क्यों कहते हैं। इन टेक्स्ट इसलिए कहते हैं
कि ये हमारी कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, TEXT टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम जब चीजें लिखते हैं, रेफरेंसेस जो हैं, जब टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं, तो तब हम जो रेफरेंसेस साइट कर रहे होते हैं उनको इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहां अगर हम पूरी पूरी डिटेल लिखना शुरू हो जाए तो ये टेक्स्ट की समझ ना आए, तो इसलिए हम सिर्फ नाम और ईयर लिख देते हैं उसका। अभी हमने ये सीखना है आज के कैसे लिखते हैं, बट अभी सिर्फ ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग क्या है या इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है, और एंड रेफरेंसिंग या बिब्लियोग्राफी क्या है, ये क्लैरिटी आ गई कश्यप? जी सर। सर इंटेक्स्ट का समझ में आया, यस सर। बाकी का नहीं पता। इन टेक्स्ट का ये समझ आ गई है, टेक्स्ट के अंदर होती है, जी सर, ये आ गया, बाकी ये बस इतना नाम ही नहीं समझना है समझ। फिलहाल, इतना ही समझना है फिलहाल, इतना ही ओके समझना सर। है। उसके बाद की चीजें मैं बाद में आपको समझाता हूं। ये क्लियर होना चाहिए कि इन टेक्स्ट क्या है और एंड क्या है और क्यों यूज की जाती है। इन टेक्स्ट में हम बिल्कुल नाम और ईयर देते हैं सिर्फ, बंदों के जो ऑथर्स होते हैं, और एंड पे हम उसकी पूरी डिटेल दे देते हैं। ठीक है जी सर। ना? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर आर many styles of रेफरेंसिंग। हम जो यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे APA स्टाइल, जिसको क्या कहते हैं, ये पढ़ो जरा, अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। स्टाइल। देखो, डिफरेंट पेपर्स पब्लिश हुए होते हैं, डिफरेंट चीजें पब्लिश हुई होती हैं, हर किसी ने डिफरेंट स्टाइल यूज किया होता है। तो आप प्लीज, जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो और इस लेक्चर को रिकॉल कर रहे हो, तो मेक श्योर कि यू आर रीडिंग द APA स्टाइल, तो तब ये लेक्चर हमारा मैच करेगा। हम दूसरा और कोई स्टाइल नहीं पढ़ रहे फिलहाल, तो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आज की होंगी वो APA स्टाइल से रिलेटेड होंगी, बिकॉज पाकिस्तान का जो HEC है, यूनिवर्सिटीज को जो कहा जाता है, और मैनेजमेंट साइंसेज में APA स्टाइल ही यूज होता है। इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में वर्ड की फाइल पे जाके समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम APA स्टाइल पढ़ रहे हैं। क्लियर? इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग एंड एंड रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। इन टेक्स्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये टेक्स्ट के अंदर ही होती है, इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। अब थोड़ा सा इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग का आगे हम पढ़ते हैं। अभी ये थोड़ा सा हिम्मत वाली काम है, समझने वाला काम है, इसलिए आपने जरा थोड़ा सा अपने आप को वो रखना है, होशियार रखना है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप लोगों में से किसी का, जरा सारे मुझे अपना नाम बताना शुरू कर दें। नासिर अली। क्या चीज है, पूरा नाम बताएं। नासिर अली। नासिर अली, गुड। और कोई नाम बताए? मोहम्मद उस्मान। ऐसा कोई नाम बताएं जिसमें 3 नाम आते हो। नासिर अली मोहम्मद हसन वैस सर। खान, नासिर अताउर अली, रहमान। नासिर अली खान है, नो सर, हसन, नासिर अली हसन। नासिर अली हसन है जी, दो वाला भी आ गया। हाँ जी, और कोई अताउर बताएं। रहमान। अताउर अताउर, रहमान। अताउर रहमान। अच्छा जी, अब जरा ये सोचें कि इन तीनों नामों का जो लास्ट नेम है वो क्या क्या बनेगा। हसन,
सर हसन हसन उस्मान एंड रहमान। अगर मैं अपना नाम लिखता हूं तो बिलाल बन जाएगा। सो दैट मीन्स ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके 2 3 4 नाम हो। कोई ऐसा बच्चा है या किसको आप जानते हैं जिसका सिर्फ एक ही नाम है? सर बीबीए फाइनेंस में है शाहजेब। शाहजेब, ये शाहजेब। अब इसका फर्स्ट और लास्ट नेम वही है। सो आपने क्या करना है, जब इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग को साइट कर रहे होना है तो आप क्या करते हैं, ऑथर का आखिरी नाम लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखें, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमने आखिरी नाम ही लिखना है। दूसरा मुझे ये बात बताएं, ये प्लीज सारे जब तक समझ ना आए आगे ना मुझे चलने देना, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीज, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा रेफरेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा पॉसिबल है कि दो लोग मिलके एक पेपर लिखें? यस सर बिल्कुल। यस पॉसिबल है। सर। ऐसा भी है कि एक ही बंदा लिखे? यस सर। ऐसा भी है कि शायद 4 बंदे लिख रहे हो, 5 6 8 10 लिख रहे हो, यस सर ग्रुप बेस्ड रिसर्च की होती है बिल्कुल। ग्रुप में भी लिख लेते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑथर का लास्ट नेम हम सिर्फ इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग में मेंशन करते हैं। अब दूसरी बात ये होगी कि एक पेपर जो है वो मल्टीपल ऑथर्स ने भी लिखा हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हम आ गए जी, इस पे ये आ गए, ये पेपर फॉर एग्जांपल 2 ऑथर्स का लिखा हुआ है, एक एंड ये 2 ऑथर्स का लिखा हुआ है। इनका आखिरी आखिरी नाम क्या होगा? बिलाल एंड अहमद। लाल एंड बिलाल। अहमद। ठीक हो गया। मुझे जरा पेपर एक दो और निकाल लेने दें ताकि हम कुछ और थोड़ा सा इस पे देख सकें। अच्छा जी, अब ये फॉर एग्जांपल देखें, ये एक पेपर है, ये कितने लोगों का लिखा हुआ है, ये जरा पढ़ें। 4 लोगों सर का। 4। 4 लोगों का। सो इसका क्या एंड एंड वाले नाम क्या बनेंगे? बिलाल, जैब, अहमद, आबिद। ठीक हो गया, गुड। ये किसको नहीं बात समझ आ रही, ये क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो हमने लास्ट लास्ट नाम लोगों के लिखने होते हैं और साथ हमने ये देखना होता है कि कितने ऑथर्स ने लिखा हुआ है। जो फर्स्ट ऑथर होगा उसका नाम पहले आता है और जो उसी तरह बाकी ऑथर्स के नाम जो हैं वो बाद में आते रहते हैं। अच्छा जी, अब इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए क्या करते हैं कि अगर तो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं रिसर्च इज अ नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी, हम ये लिख रहे हैं
और हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये किसी ने कहा है, फॉर एग्जांपल इस पेपर में ये बात लिखी हुई है, ये बात समझिए, इस पेपर में ये बात लिखी हुई है और इस पेपर की बात को हम लिखना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे बिलाल एंड अहमद कॉमा 2017। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बात कही हुई है वो इन दो ऑथर्स ने कही हुई है। और इनका पेपर कब पब्लिश हुआ है? 2017 में। 2017 में पेपर पब्लिश हुआ है। इसका फर्स्ट ऑथर कौन है? सर बिलाल एंड अहमद। बिलाल फर्स्ट ऑथर है, ये सेकंड Second ऑथर है और इसमें दो ही ऑथर्स हैं। ओके सर। एक क्वेश्चन था, जी, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी और की रिसर्च की स्टेटमेंट एज इट इज लिखना चाहें तो उसको हम ऐसे लिख के आगे ऑथर का नेम लिखते हैं? उसमें भी ऑथर का नेम तो वैसे ही लिखते हैं, लेकिन वैसे फिर एज इट इज लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास में डालनी पड़ती है। तो सर ये जो लिखी है ये एज इट इज नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस दिया है? नहीं, एज इट इज नहीं, इसको आपने पैराफ्रेज करके लिखना होता है, अदरवाइज तो प्लेजरिज्म में आ जाएगा ना। जी सर। तो अगर उसने ये कहा हुआ था कि इन रिसर्च वी जेनरेट नॉलेज, तो आपने उसको लिख दिया द रिसर्च इज अ नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी। मतलब वही है, इंग्लिश आपकी है, लेकिन आपने क्रेडिट उसको दे दिया कि इस बंदे ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। जी सर। हम्म। अच्छा, अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, एंड हमने ये वाला लगाया है, कॉमा हमने आखिरी लास्ट नेम के बाद लगाया है और कॉमे के बाद एक स्पेस दी है और स्पेस के बाद हमने ईयर मेंशन कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी को लिख सकता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, अब मैंने लिखना है इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से, तो मैं ये भी कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू बिलाल एंड अहमद 2017 research is a knowledge generating activity। अब क्या हुआ है, अब इन टेक्स्ट साइटेशन ऐसे आ गई है, इसमें और इसमें जरा फर्क देखें क्या है। प्री एंड साइटेशन और ऐसा कुछ इन? नहीं 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 नहीं, ये है सारी इन टेक्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना, सर इसमें इन ईयर टेक्स्ट जो नाम है और ईयर एक और में ब्रैकेट में आ गया। एक में देखो, एक में हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं और एंड में जाके रेफरेंस दे देते हैं, इसका मतलब ये है ये सेंटेंस इस बंदे ने कहा हुआ है, इन ऑथर्स ने। लेकिन कई दफा हमें इंग्लिश को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए या सही लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू भी करना पड़ता है, यहाँ कुछ और तरीका भी होता है। तो मुझे समझ नहीं आई है ये, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज तो नहीं उठाई हुई ना रिसर्च पेपर से? नहीं, एज इट इज नहीं उठाई हुई, लेकिन हमने मतलब उसमें से ही लिया है। उसके किस, मतलब उसके किस एरिया में से? उसने किसी तरह भी लिखा होगा बंदे ने। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया और मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई, सपोज मैंने कोई किताब लिखी हुई है जिसमें ये डेफिनेशंस है, तो आप मेरा नाम लेके ये बात कह सकते हो ना। सर सर जी जी।
सर अगर सेकंड लाइन में जिस तरह आपने अकॉर्डिंग करके स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई किसी का रिसर्च का जो सेंटेंस हम मेंशन करना है तो ऑथर को इसी तरह ही करना है ना सर, मेंशन करके उसके सेंटेंस, बस आगे अकॉर्डिंग टू लगा दिया आपने। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, सेम बात हो रही है। ओके। सेम बात हो रही है, मैं आपको तरीके फर्क फर्क बता रहा हूं। ज्यादातर ये यूज होता है, लेकिन कई जगहों पे आपको ये भी यूज करना पड़ता है। सर लेकिन दोनों करेक्ट है ना सर? जी जी, दोनों करेक्ट है, इसीलिए तो दोनों पढ़ा रहा हूं। ओके अब सर। यहां देखो, यहां आपने एंड ये वाला यूज किया है जब ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे। यहां आपने एंड ए एंड डी वाला यूज किया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की सेंस ना खराब हो। तो इंग्लिश लिटरेचर में ना, मतलब जब एंड में लिखेंगे तो शॉर्ट लिखेंगे, स्टार्ट मिडिल में लिखेंगे तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ मिक्स करके लिखेंगे। स्टेटमेंट के साथ मिक्स करके लिखेंगे। अब यहां हमने कॉमा लगाया है अहमद के बाद, यहां कॉमा नहीं लगाना। जी सर। यहां क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है और इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यहां हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया। सर जी अगर हम अकॉर्डिंग टू करके अगर ब्रैकेट हम स्टार्ट करके फिर बिलाल एंड अहमद और 2017 करते तो वो ऊपर वाला ही होता ना सर? नहीं, ये देखो जरा, इसको जरा अलहदा से देखो, ये कितना स्टूपिड लगेगा। ये इंग्लिश की सेंस में ठीक लग रहा है। सेंस ठीक करने के लिए इस तरह किया है। सेंटेंस को प्रॉपर करने के लिए हमने ठीक सही, ये ठीक लग रहा है। नो नो सर। अकॉर्डिंग सर। अकॉर्डिंग टू नहीं। रिसर्च इज नॉलेज। नहीं, ये इसलिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि हम कहें अ स्टडी define defines research as a knowledge generating activity। ये समझ आई? यस सर। तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखने लगूं और इसमें कर दूं स्टडी बाय, अब ये ठीक है कि नहीं? नो इस सर। तरह से ठीक अब नहीं ठीक। नहीं है। बाय आएगा तो बंदों के नाम आएंगे यस सर। और ये कॉमा जाएगा और यहां ब्रैकेट है। करेक्ट। ठीक है। ठीक है सर। एक तो ये चीज प्लीज जहन में रखनी है कि ये इस तरह सही हो। अब हो सकता है कि ज्यादा ऑथर्स हों। अब इसी को मैं नई स्लाइड में लेके जा रहा हूं। ज्यादा ऑथर हों और ज्यादा ऑथर वाले में अभी अभी जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें क्या था? यहां कैसे आ जाएगा वो? बिलाल, देब, अहमद लास्ट नेम जो है उठा के लिखेंगे। एंड आबिद। उठा ना, जो दूसरा पेपर हमने देखा, तो ये अब ऐसे आ जाएगा। सर ये बिलाल एंड जैब के बीच में से एंड हटेगा ना? हाँ सॉरी, ये हटेगा, बिल्कुल हटेगा, सॉरी सॉरी। हाँ, कॉमा आ जाएगा। और अगर इसी को मैंने
यहां लिखना होगा तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? बिलाल बिलाल अहमद, बिलाल जेब अहमद एंड आबिद। अहमद एंड एंड आबिद, ऐसे। बल्कि यहां भी कॉमा आएगा। तो ये चीज तो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है ना, कि हमने स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे लिखना है कि वो जी, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। जी सर। सो ये जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूं। ये एक्चुअली आपका अभी थोड़ा सा स्टार्ट है, अभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी सी आएंगी, ज्यादा नहीं। फर्क क्या है? जब आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये वाला एंड यूज करना है, जब ब्रैकेट से बाहर लिखना है ये वाला एंड यूज करना है। जब आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो लास्ट में कॉमा लगा के फिर ईयर देना है। इसमें कोई कॉमा नहीं लगाना, ब्रैकेट के अंदर ईयर देना। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी। बाकी लोग भी हमारे साथ ही हैं कि बंद करके चले गए हैं क्लास? सर ये जो हमने ब्रैकेट में सर लास्ट बड़े में ये गौर तो से इधर ही सुन है। रहे हैं आप जो भी सिखा रहे यहीं हैं। पे है। इधर ही है चलो सर। ठीक है, गुड। हाँ जी। सर एक लास्ट चीज़ थी सर, ये जो बिलाल और अहमद हमने फर्स्ट किए थे दो ऑथर से, ये स्टार्ट में भी कर सकते हैं ना ब्रैकेट लगा के, एपीएस स्टाइल में नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं। आपका सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा स्टार्ट से? सर अगर हम वहाँ पे रेफर देखें तो आगे करना अकॉर्डिंग टू देम, इससे करके अकॉर्डिंग टू देम, अगर वहाँ पे शुरू में अगर इन दोनों का हम साइड कर देते हैं। नहीं, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना। ठीक है हाँ, सर। ये आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये देखो, मैं दो के साथ सिर्फ कर रहा हूं। बिलाल एंड अहमद proposed that research is blah blah blah। ऐसे कर सकते हो। यस, दिस इज फाइन। सॉरी, यहाँ हमारे पास ये दूर आएगा। ऐसे कर सकते हो। ठीक है सर, राइट सर। सर जी, सर ये जो डेट है ये इस नाम के साथ जुड़ा होगा या बाद में डेट लिख सकते हैं एंड पे और पहले नाम नहीं लिख नहीं के नहीं, फिर? ये जहां होगा इकट्ठा होगा। ओके ये नाम के साथ जुड़ा होगा हर वक्त। ओके सर। ये भी आपको मैं थोड़ा सा पेपर, जब आप अपना डाउनलोडेड पेपर पढ़ेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे, हो सकता है कई पेपरों में गलती भी हो या कुछ इस तरह हो, तो आपको मजीद सेंस बनने लग जाएगी कि कैसे लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, बिकॉज इसके बाद फिर मजीद थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट्स हैं इसी से रिलेटेड। क्लियर? क्लियर सर। ओके। नाउ अब अगर ऐसा होता है कि एक पेपर जो है वो सपोज बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, इसमें मैं ऐड करता हूं जनाब अली खान, लाइक साद। अब ये अगर इतने सारे लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है एंड इतने सारे लोगों ने अगर मिलकर लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी कि सेंटेंस से ज्यादा इंटेक्स्ट रेफरेंसिंग का मसला आ जाएगा। सेंटेंस छोटा सा है और इंटेक्स्ट रेफरेंसिंग बहुत ज्यादा, तो पढ़ने वाला अजीब से चक्कर में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यस हम सर। क्या करते हैं, वी विल लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम कहेंगे एट ऑल। एट ऑल, एट ऑल कोई ग्रीक या पुराना इंग्लिश का वर्ड है जो भी रेफरेंसिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। एट ऑल
means and others। ये लाजमी जहन में रखना है, ये मीनिंग। एट ऑल का क्या मतलब है? एंड अदर्स। एंड अदर्स। एक और चीज यहां लाजमी जहन में रखनी है, ये जो नुक्ता है ना, ये जो डॉट है, ये इसका हिस्सा है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं तो ये डॉट, अली का डॉट जो है ये इसका हिस्सा है ना, अली का पार्ट है। इसी तरह एट ऑल के साथ जो फुल स्टॉप लगता है या जो डॉट लगता है ये इसका पार्ट है, इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होता। ये क्लियर हुआ? सर एक दफा एक्सप्लेन कर दें। जी, ये आपको नजर आ रहा है एट ऑल लिखा हुआ, यस सर। इसमें एंड में डॉट नजर आ रहा है, यस। ये डॉट इसके साथ रहेगा हमेशा। इसके ओके। बगैर एट ऑल मतलब कंप्लीट नहीं होता। जिस तरह अली है या आई के साथ कहीं भी हम लिख रहे होते हैं कोई भी चीज, तो उसका मतलब है आई बगैर डॉट के कंप्लीट नहीं होता ना। इट डजंट लुक एन आई विदाउट द डॉट। द सेम वे एट ऑल के साथ जो डॉट है ये इसका हिस्सा है, ये साथ ही रहेगा। ये क्लियर हुआ? तो ये एट ऑल के आगे जो डॉट है ये इसके साथ ही रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये मैं कहना चाह रहा हूं सिंपल। जी सर, ठीक है। ये इसका पार्ट है, ये जिस भी लैंग्वेज में था ये डॉट इसके साथ ही आएगा। एंड इसका मतलब क्या बनता है? एंड अदर्स। एंड अदर्स। इसका मतलब है एंड अदर्स। अब जरा वापस आके देखें कि ये इतने सारे नाम जो हैं, ये लिखना टेक्स्ट में कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये नाम लिखने की बजाय अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं बिलाल एट ऑल 2017, इसका क्या मतलब होगा? बिलाल एंड अदर्स। बिलाल। All the names will be included in this जी, at all. जो बहुत ज्यादा ऑथर नाम होंगे उस पे अभी रूल पे हम बात करते हैं कि क्या रूल क्या है उसका, कि कब हम एट ऑल यूज करते हैं। बट अब मतलब ये होएगा बिलाल एंड अदर्स, और फुल स्टॉप इसके साथ रहेगा। ये क्लियर हुआ? इसके रूल पे भी हम बात करते हैं। सपोज हमने यही वाली बात दूसरे तरीके से करनी है, तो यहां हम क्या कर देंगे? अब बिलाल एट ऑल, ये डॉट तो इसके साथ का है, कॉमा लगाएंगे 2017। इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो कॉमा यहां लगेगा ही लगेगा, बिकॉज यहां भी हमने लगाया था जब ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे आबिद के एंड पे। तो एट ऑल के बाद भी कॉमा आएगा। डॉट इसका हिस्सा है, डॉट साथ ही रहेगा, यहां भी साथ ही है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन इस पे? नो सर, यानी कि बिलाल एट ऑल के बाद डॉट लगेगा, फिर कॉमा आएगा, फिर ईयर लिखा जाएगा। जी, देखो डॉट तो मैंने कहा इसका हिस्सा है, डॉट तो इससे हिल नहीं सकता। जी सर। लेकिन कॉमा, बिकॉज वो कॉमा यहाँ एंड में लगाना होता है, ईयर से पहले वो हम लगाएंगे बस। यस सर। रूल वही है। सर
सर एक जी क्वेश्चन जी है जी जी। सर, यूजुअली जो फीमेल्स होते हैं उनके नाम के एंड पे जो है मेरा मेल का नाम होता है, तो जी हम उस पे अगर मेल का नाम लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता कि ये मेल ने लिखा है नहीं फीमेल ने नहीं लिखा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां कंफ्यूजन हो एंड रेफरेंसिंग पे चले जाए। है? ओके, उस पे एंड फुल नेम होता है ना रेफरेंसिंग पे सर? आगे देख लेना कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आपने एट ऑल लिख सकते हैं जहां आपको ये मसला हो कि आप ज्यादा ऑथर्स हैं और उसके लिए आपने कोई इस तरह की चीज यूज करनी है। अब इसके रूल की बात कर लेते हैं। रूल से पहले एक और चीज कंफर्म कर लेते हैं। ये पेपर आपको नजर आ रहा है? ये पेपर यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल देखना चाहता हूं कि ये जो DIERS है, डियर्स 1982, ये मैंने कितनी दफा यूज किया है इसमें। अच्छा जी, पहले मैंने यहां यूज किया सबसे पहले इसका रेफरेंस। उसके बाद देखते हैं हमने सिर्फ एक ही दफा ये यूज किया। ठीक है जी, ओके फाइन। अब हम देख लेते हैं कि हमने ये जो कुकू वाला पेपर है ये कितनी दफा यूज किया है। देखो बार बार भी तो रेफरेंस दे सकते हैं ना एक ही पेपर की। अच्छा जी, पहले हमने यहां यूज किया, ये देखो कुकू, कैटी, ये एंड लीमा एंड कमूस 2003, ये पहली दफा हमने यूज किया। अच्छा जी, अब देखते हैं और भी यूज किया हमने। ये फिर यूज किया फौरन ही, उसके बाद ही अगले सेंटेंस में फिर यूज किया हमने इसको। यस, फिर यूज किया, फिर यूज किया जी, फिर यूज किया। इसका मतलब है हमने ये स्टडी को काफी दफा यूज किया। ये देखो कंक्लूजन तक यूज हो रहा है। ये इसका सर ये मतलब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में यूज होगा, मतलब जी कितने एब्स्ट्रैक्ट के यूज? पार्ट में? नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट में तो होता ही नहीं, ये चीजें रेफरेंसेस यूज ही नहीं होती। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूं कि एक पेपर को हमने बार बार इस्तेमाल किया है, बार बार साइट किया है डिफरेंट बातें कहने के लिए। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे रेफरेंस देना है और किस जगह में इंक्लूड होना चाहिए? तो वो आपको अभी मैं जब इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। ओके सर। ठीक है ना, वो तो जिसकी बात हम कॉपी कर रहे होंगे या जिससे हम अखज करके लिख रहे होंगे वो तो तब पता चलेगा। बट अभी सिर्फ ये समझो कि ये चीज जो है पॉसिबल है कि हम एक से ज्यादा दफा उसी पेपर का रेफरेंस दें। ये बात समझ आ गई? यस सर। सर ये बात समझ नहीं, रिपीट कर लें। देखो हमने यहां कोई बात लिखी कि हॉस्पिटल्स डिपेंड ऑन नर्सिंग स्टाफ परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल फंक्शन ब्ला 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 ब्ला, और हमने कहा ये बात जो है ये इसने इस पेपर ने भी कही है, इस पेपर ने भी कही है, इस पेपर ने भी कही है, इस पेपर ने भी कही है। ये कितने सारे पेपर्स ने सेम ही बात की है। तो हमने ये कुकू को यूज किया है, ये वाला पेपर यूज किया ना, इसका ऑथर का नाम और इसका ईयर। जी सर, जी सर। ठीक है, क्या हमने इसी पेपर को दोबारा फिर यहां यूज कर दिया? ये देखो ये बात भी इसने कही है, ये बात भी इसने कही है। ये कुकू एट ऑल 2003, कुकू एट ऑल 2003। इससे पहले भी हमने इसको यूज किया है, जो पहली दफा हमने यूज किया है तो वो ये है। यहां हमने सारे नाम लिख दिए हैं। नेक्स्ट से हमने एट ऑल शुरू कर दिया उसको कहना। एक ही पेपर में मल्टीपल जगह पे एक ही पेपर साइट हुआ है।
जी सर। ये असल में मैं सिर्फ फिलहाल समझाना चाह रहा हूँ। शॉर्टली ये बात जरा सी रिपीट कर, बिल्कुल थोड़ी सी, मुझे क्लियर नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, अभी अभी मजीद क्लियर हो जाता है। द आइडिया इज कि कब हम एट ऑल यूज करेंगे उसका एक रूल बना लेते हैं, उसका रूल डिस्कस कर लेते हैं जी सर। ना। उसके रूल बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको बाद में काम भी आता रहे। ये टेबल बन गया जी। ये टेबल बना लिया। इस पे हम आगे कर लेते हैं ऑथर्स, नंबर ऑफ ऑथर्स, नंबर ऑफ ऑथर्स आ गया, एंड टाइम ऑफ यूज आ गया, एट ऑल यूज। अभी मुझे पता आपको ये चीजें थोड़ी सी तंग कर रही हैं, मुझे ये बिल्कुल पता है, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा जी, अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑथर्स हैं 1 और 2 और हम उनको यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स। दूसरी तरफ हमारे पास ऑथर्स हैं 3, 4, 5 और 6 और हम उनको यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑथर समझ आई आपको? एक बंदों ने लिखा हुआ है या 2 बंदे ने लिखा हुआ है? सो अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं मोर देन 6। अब ये प्लीज जरा गौर से समझना, फिर आगे मजीद चीज। अगर तो हमारे पास 1 या 2 ऑथर का लिखा हुआ पेपर है जो हम साइट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल टाइम्स ऑल नेम्स, हर दफा दोनों के नाम लिखेंगे, एट ऑल यूज नहीं करेंगे, नो यूज ऑफ एट ऑल। अगर हमारे पास 3, 4, 5 या 6 ऑथर्स हैं तो फर्स्ट टाइम ऑल नेम्स, सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स यूज एट ऑल। अगर हमारे पास 6 से ज्यादा ऑथर हैं, ऑल टाइम्स यूज एट ऑल। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। आपको ये समझ आ गई कि ये क्या बात हम कर रहे हैं, ये वाली?
हाँ जी, बताओ मुझे। सर ये आप रूल्स बता रहे हैं टॉल यूज करने के, यानी कि नंबर ऑफ ऑथर्स 1 और 2 हो तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम और ऑनवर्ड्स जी मतलब जी, यूज। और रूल बता रहा हूँ। मुझे पहले ये जरा बताओ कि ये बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ ऑथर्स क्या होते हैं, कितने लोगों ने मिलकर पेपर लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, गुड। यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। नो सर एक पूरा सर एट ऑल का जी, ई कैपिटल नहीं ना हो सकता सर? नहीं नहीं, कैपिटल नहीं होगा। सर वो टेबल में एक ई कैपिटल था, मैंने तो उसको वो असल में इसलिए कि वो हेडिंग फर्स्ट लेटर इसने पहला लेटर था ना, कंसीडर। इसलिए वैसे कर। जी सर। वैसे सर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते ना कभी भी एट ऑल में कैपिटल? नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ गई नंबर ऑफ ऑथर्स क्या होते हैं। आपको ये बात समझ आई है जो मैं इससे पहले समझाना चाह रहा था? यस सर, समझ आ गई। किसको ये बात नहीं समझ आई? जब हम एक ही पेपर में, मैंने आपको यहां जाके जब बताया था कि ये कुकू को हम यूज कर रहे हैं, तो पहली दफा जब यूज कर रहे हैं तो ये देखो, ये हमने पूरे नाम लिखे हैं, कुकू, गाटी, 1 2 3 4 5 नेम्स, ऑल टाइम, सॉरी फर्स्ट टाइम सारे नाम मेंशन कर दिए बिकॉज ये 5 ऑथर्स थे। लेकिन सेकंड टाइम जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम पांचों के पांचों के नाम नहीं लिख रहे, फिर हम क्या कह रहे हैं, ये देखो, कुकू एट ऑल। सेकंड टाइम यूज करें ना, पहली दफा यहां यूज किया सारे नाम लिखे, दूसरी दफा यहां यूज किया तो एट ऑल यूज कर लिया। तो ये हम एक्चुअली यहां बात कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से ये रूल्स बनाने हैं। और अगर तो आप 1 और 2 ऑथर वाला यूज कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम हर दफा सारे नाम ही लिखेंगे, 1 और 2 वाले हर दफा सारे नाम लिखे जाएंगे। अगर हम 3 4 5 6 वाला कर रहे हैं तो पहली दफा ऑल नेम्स लिखेंगे, नेक्स्ट सेकंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स हम एट ऑल यूज करना शुरू कर देंगे। और अगर 6 से ज्यादा ऑथर्स हैं तो फिर हम ऑल टाइम्स ऑल नेम्स यूज करेंगे, सॉरी ऑल टाइम्स एट ऑल यूज करेंगे। ये इसको जरा जहन में रखो और इसको फिर हम मजीद जब आप पढ़ लोगे, मजीद आपके क्वेश्चंस आएंगे तो हम मजीद इस पे बात मजीद करते रहेंगे इंशाल्लाह। नाउ लास्ट थिंग, फिर इन टेक्स्ट साइटेशन खत्म हो जाएंगी और वही ज्यादा टेंशन वाली चीजें हैं। इन टेक्स्ट साइटेशंस मल्टीपल पेपर्स। अब अगर आप सिर्फ सिर्फ ये ज्यादा मुश्किल आखिरी चीज है और ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे थोड़ा सा समझाओ कि ये रेफरेंसिंग क्या की हुई है, तो हमारी सारी कहानी अगली ठीक हो जाएगी। फिर क्या समझाना है? मतलब इसमें इतने सारे नाम और ईयर क्यों लिखे हुए हैं? सही बर्न क्यों? परफॉर्मेंस स्टडीज सेकंड टाइम रिप्रेजेंट सबने कर एक रहा ही हूँ बात मैं, की है। सारी स्टडीज को लिखा हुआ, वेरी 2001 की गुड, अलग है, 3 की अलग है, 1997 की एक अलग है, 10 की अलग है, 1 की, ये सारी बिल्कुल स्टडीज उन्होंने दी हुई बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है कि बर्नआउट कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज वर्क विड्रॉल, टर्नओवर इंटेंट एंड टर्नओवर एंड एब्सेंटीइज्म। ये किस किस ने कहा हुआ है? ये एक स्टडी ये थी बर्क एंड ग्रीन ग्लास की 2001 की, एक स्टडी ये थी, एक स्टडी फिर ये हिल एंड ये 1917 है,
फिर जॉर्डियन एंड ये 2010 है ये। अब इन स्टडीज को सेपरेट कैसे किया हुआ है, सेमी कोलन के साथ, ये देख रहे हैं। नहीं, थोड़ा जूम इन कर दें। मैं जूम इन कर देता हूं इसको, बल्कि मैं उठा के कॉपी पेस्ट उधर कर लेता हूं। थैंक यू सर। इसको हम इस पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगर हो गया तो। अब नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में ये सब स्टडीज हो चुकी हैं और उन स्टडीज को आगे अलग अलग कोट किया हुआ है। बिल्कुल। जी सर। अब ये एक स्टडी है, सर लेकिन ईयर तक एक स्टडी, इसके बाद नेक्स्ट का नाम है, फिर जी, नेक्स्ट। अब ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअली सेपरेटर है इसमें। यानी कि सर जब डिफरेंट स्टडी को सेपरेट करना होगा तो ये सेमी कॉलन और ये वाला कॉमा जी, लगेगा। सेमी कोलन बिल्कुल यूज करेंगे, ये सेमी कोलन चलिए। कहते हैं इसको, डॉट एंड कॉमा। सर इनकी डेट के हिसाब से नहीं लिखेंगे कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर? नहीं, उसका ऑर्डर का जो तरीका होता है वो इसमें पता नहीं फॉलो हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसका ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके सर। ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ नहीं आई कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर। जिस तरह ये देखो, बर्क है ना, बी, PCDE। सी, एच, यस सर। जे, के, LMN, W। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन ये बात ना किसी को ज्यादा समझ आती है, ना कोई आपसे ज्यादा पूछेगा, बट दिस इज द मेन रीजन कि आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू जाते हो, ईयर वाइज नहीं जाते। सो मल्टीपल स्टडीज को साइट करने का तरीका ये है कि लिखेंगे आप वैसे ही, अब बार बार ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सेमी कोलन से अलहदा करके तो आप उसको कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। नो सर। बिकॉज अब ये चीजें आप थोड़ी सी जहन में रख के जब पेपर्स वगैरह पढ़ोगे ना, इस नीयत से कि रेफरेंसेस कैसे दी हुई हैं, तो आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया किसी हद तक। यस सर। कोई बच्चा जिसका यहाँ कोई क्वेश्चन हो। अभी इसमें कुछ चीजें थोड़ी बहुत क्वेश्चन में आपकी आती रहेंगी, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर आप पूछोगे तो मजीद उस पर बताऊंगा, या ये पक्का हो जाएगा तो फिर हम मजीद करेंगे। ये क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, इज द एंड रेफरेंसिंग। एंड रेफरेंसिंग में क्या है कि अगर किसी को शक पड़ता है कि ये बात ठीक है या नहीं, गलत है, या कोई ऐसा इशू है, तो वो इस बर्क के रेफरेंस पे जाके देख सकता है कि बर्क ने वो बात की है या नहीं की। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये कहान है कोई, इसने, अब इसको देखते हुए, सॉरी ये मैं जरा आपके लिए नाश कर देता हूं। ये आपको नजर आ रहा है अब कहान का जो है। यस सर। थोड़ा सा इसको जरा मैं, हाँ जी, अब आपको ये नजर आ रहा है कहान का पूरा रेफरेंस, ये वाला। इसका अब पता कैसे पढ़ेंगे हम,
इसका जो पूरा नाम होगा वो समथिंग विद आर एंड कहान होगा। जिस तरह अगर आतिफ बिलाल कहूं तो बिलाल इधर आएगा और एब कैपिटल में इधर आ जाएगा और डॉट आ जाएगा। तो ये इसका नाम जो है वो समथिंग विद आर है, लेकिन कहान इसका लास्ट नेम है। इसकी ज्यादा परेशानी नहीं लेनी कि ये ब्रैकेट कहाँ लगाई है, कॉमा कहाँ लगाया है, ये हमें सॉफ्टवेयर कर देगा। ये जॉब बर्नआउट जो है ना, अच्छा ये क्या है? 1978 सर इसके रिसर्च पेपर की डेट ईयर है। पब्लिकेशन डेट है। यस सर, पब्लिकेशन डेट। पब्लिश कब हुआ था? ये क्या है? लिखा किसने है? ये क्या है? पब्लिश कब हुआ है? 1978 1970। ये उसका टाइटल है, जॉब बर्नआउट। और किस में जाके पब्लिक वेलफेयर। ये उसका टाइटल है, जॉब बर्नआउट प्रिवेंशन एंड रेमेडीज। ये वो जर्नल का नाम है जिसमें पब्लिश हुआ है, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर। अब यहां तक समझ आ रही है क्या क्या चीजें हैं? यस सर। सर ये एंड पे क्या है सर? ये नंबर्स अभी बता रहा हूँ। नंबर के लिए जरा थोड़ा सा मैं रुक गया हूं। मैंने कहा ये चीजें समझ आ जाए। नेम ऑफ द ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ द स्टडी और रिसर्च, जो भी टाइटल ऑफ द रिसर्च है, नेम ऑफ द जर्नल। नेम ऑफ द जर्नल अब इटैलिक में है, नजर आ रहा है ना? यस सर। हाँ जी। अच्छा जी, अब आगे ये चार चीजें क्या है? ये तो सिंपली पेज नंबर्स हैं, आखिरी दो वाले 61 to 63। इसका मतलब 3 सफे का इसका ये पेपर है। सर ठीक हो गया जी? सर ये जॉब बर्नआउट जो है ना, टॉपिक ऑफ रिसर्च है ना? जी जी, ये टॉपिक ऑफ रिसर्च है, जॉब बर्नआउट प्रिवेंशन एंड रेमेडीज, ये इसका टॉपिक ऑफ रिसर्च है। ओके सर। ये इसके पेज नंबर है। पूरा रसाला होता है ना? 36 2 क्या था? 36 टू अभी समझाता हूं, लेकिन ये आपको पेज नंबर समझ आ गए? जी सर। ये पेज पब्लिक वेलफेयर एक बार रिपीट कर दे सर, ये किसे कहते हैं? जी सॉरी, क्या कह रहे हो आप? सर ये पब्लिक वेलफेयर क्या होता है सर? पब्लिक वेलफेयर उस जर्नल का, उस रसाले का नाम है जिसमें ये पब्लिश हुआ हुआ है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अगर आप मुझे इस वाले में से जर्नल का नाम बता दो, क्या है? सर ह्यूमन रिलेशंस। ओके गुड। इसमें से जर्नल का नाम बताएं जरा। सर जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग। वेरी गुड, जबरदस्त। इस जो ये अभी हाईलाइटेड ही था, इसमें जरा मुझे टाइटल बताएं, टाइटल क्या है? बर्नआउट इन साइकियाट्रिक नर्सिंग। वेरी गुड। कब पब्लिश हुआ है ये? 2001 में। वेरी गुड। ये कब पब्लिश हुआ है? 1980। वेरी गुड। इसका टाइटल क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ टेडियम इन लाइफ एंड वर्क। ठीक है, वेरी गुड। सो कम बैक टू दिस कहान वाला रेफरेंस। इसके पेज नंबर आप बता सकते हो मुझे, इस वाले के ऊपर वाले? यस सर, 47 477 to 503। ओके गुड। इसके पेज नंबर बता सकते हैं? सर 383 to 396। वेरी गुड। एवरीबडी इज विद अस या सो रहे हैं सारे? यस सर, अंडरस्टूड। ओके गुड। साहबजादा किधर है? इसहाक? साहबजादा इसहाक मेरा ख्याल है सो रहा है, आया ही नहीं क्लास में। चलो अच्छा जी, ये तो हमारी चीजें हमें समझ आ गई। वी आर ओनली लेफ्ट विद दीज टू थिंग्स। ये जो 36 लिखा हुआ है ना, जो पहले लिखा हुआ है,
इसको हम कहते हैं वॉल्यूम नंबर, और जो 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको कहते हैं इशू। So 36 is the volume number, 2 is the issue number. अगर ये दो चीजें भी हमें बहुत आसान है, जब समझ आ गई तो इसका मतलब है हमारी एंड रेफरेंसिंग भी एक साथ की खत्म होगी। देखो सर आप जी, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सिंपली ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने सालों से ये जर्नल छप रहा है। तो पब्लिक वेलफेयर को 1978 में 36 इयर्स हो गए थे पब्लिश होते हुए। यस सर, 36 इयर्स इसकी लाइफ है ये जो जर्नल है। ये लाइव है, यस सर। बिल्कुल। सर रिपीट कर दो प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो 36 है ये इसका वॉल्यूम नंबर कहलाता है, और वॉल्यूम नंबर एक्चुअली उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह लो कि उस जर्नल की एज होती है ये। तो ये Years. मिले मतलब ये कहाँ लिखा होता है जर्नल में? जर्नल में बच्चे कहीं नहीं लिखा होता, हमें खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है कि 1978 में इसको 36 साल हो गए थे पब्लिश होते हुए। पाकिस्तान को बने हुए कितना टाइम हो गया? 1947 ऑनवर्ड्स। सर 73 के करीब कुछ। 73। अब ये रसाला जो छपना शुरू हुआ था ये 1978 से 36 साल पहले से छप रहा है। ये तो वो इसका ये कैसे पता होगा? बच्चे वो यही ऐसे पता चल रहा है ना कि वॉल्यूम नंबर 36 है इसका। वॉल्यूम नंबर 36 है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेपर पे हम जाते हैं, ये पेपर जो छपा है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको देखा कि जी ये इसका उन्होंने नहीं दिया। हाँ ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको? वॉल्यूम 65 नंबर 3। ये देखो, ये वॉल्यूम 65 का मतलब पता क्या है कि पिछले 65 साल से ये छप रहा है, और 2017 में इसको 65 इयर्स हो गए थे पब्लिश होते हुए। ये बात किसको नहीं समझ आ रही? अच्छा चलो एक और तरीके से जरा समझो। फिर एक इसका ये और, मतलब है ना कि साला छपता है तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह ही 36 जो एडिशन है इस साले का ये। जी बिल्कुल, ये मतलब ये मतलब है, इस वॉल्यूम का मतलब है कि इतने साल से, पिछले साल से ये छप रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जर्नल शुरू किया, मैंने 2010 में उसकी पहली पब्लिकेशन की और हर साल पब्लिश करता रहा। अभी उसकी कौन सी पब्लिकेशन वॉल्यूम कौन सा होना चाहिए? 10 सर। कितना साल समझ नहीं, 2 साल। मैंने वॉल्यूम 10 सर 10 होगा, वॉल्यूम 10। 2010 में मैंने पब्लिकेशन शुरू की पहली दफा। सर वो अगर जर्नल है तो उसका 10th एडिशन होगा अभी। 10th वॉल्यूम होगा, 10th वॉल्यूम मतलब। 10th वॉल्यूम होगा। हाँ जी कश्यप, समझ आई है बच्चे? यस सर। सो वॉल्यूम इज द एज ऑफ द जर्नल, कि कितनी एज हो गई है उसकी छपते हुए।
किसी ना किसी वक्त तो स्टार्ट हुआ होगा ना, लेकिन एज उसकी हमने इससे डिटरमिन करनी है। आज इस रिसाले की एज जो है पब्लिक वेलफेयर की वो बहुत ज्यादा होगी, 78 से लेके अब तक 22 साल और 42 ईयर्स और हो चुके हैं, तो 36 प्लस 42 आज इसकी ये एज होगी। आज इसका कुछ 78 79 वॉल्यूम आ रहा होगा। इसको देखें जरा कि कहां तक पहुंचा हुआ है। ऐसे तो शायद हमारा टाइम ही जाया हो। 78 चाहे बंद ही हो गया होता। पब्लिक वेलफेयर, नहीं ये तो मेरा ख्याल तो नहीं, मैं नेट पे मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो खैर ये क्योंकि काफी पुराना पेपर है तो इसलिए शायद ये नेट पे पता नहीं अवेलेबल हो या ना हो। ये देखो ये आ गया। अब इसको यहाँ से जाके अगर देखें तो शायद मिल ही जाए। हाँ ये नहीं, वो स्कैन कॉपी लगी हुई है। बहरहाल इस तरीके से आप जाके ये फुल पेपर, ये देखो ये पूरा पेपर आ गया। जॉब बर्नआउट, ये रॉबर्ट, अच्छा वो जो आर कहान था ना वो रॉबर्ट कहान था, और ये इसने पेपर लिखा हुआ है, इसमें वो सारी बातें की होंगी। पेज नंबर हमने क्या लिखा हुआ था वहां, पेज नंबर 61 to 63 था, लेकिन ये मेरा ख्याल किसी बुक से कॉपी किया होगा, इस वजह से इसके पेज नंबर फर्क आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जाके पूरे का पूरा पेपर ढूंढ सकते हो। और वॉल्यूम सिंपली अभी ये याद रख लो कि ये एज होती है जर्नल की, और उसके बाद का जो है ना चीज लिखी हुई इशू कहते हैं इसको। 36 वॉल्यूम नंबर है और सेकंड इशू है। अब इशू थोड़ा सा फर्दर डिटेल बताता है उस जर्नल की। अगर साल में वो जर्नल 12 दफा मंथली पब्लिश होता है तो उसके 12 इश्यूज होंगे। अगर वो एनुअली पब्लिश होता है तो उसके कितने इश्यूज होंगे? 1 वन। वन, वेरी गुड वेरी गुड। अगर वो 6 मंथ्स के बाद उसका एक इशू आता है तो फिर टोटल कितने इश्यूज छापता होगा वो? 2 2। और अगर वो एक मंथ में 2 इश्यूज आते हैं तो फिर कितने इश्यूज होंगे? 24 24। अगर 2 महीने बाद एक इशू आता है तो 6 वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब ये वाला जर्नल पहले में देखना पड़ेगा। अगर ये मंथली जर्नल हुआ फॉर एग्जांपल ये पब्लिक वेलफेयर, तो ये हमें किस मंथ के रिसाले में मिलेगा? फरवरी में मिलेगा सेकंड एडिशन। ये फरवरी में मिलेगा बिकॉज ये सेकंड है। और अगर ये
सिर्फ इसके 2 ही इश्यूज आते हुए तो सही है, 6 ये 6 फिर महीने में। दिसंबर में जाके मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि पहला जुलाई में छप जाएगा, फिर दिसंबर में छपेगा, फिर अगला जुलाई में छपेगा, फिर अगला दिसंबर में छपेगा। सो इस तरीके से आपको देखना होता है कि ये क्या चीजें हैं। सो नेम ऑफ द ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द स्टडी, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर्स। ये DOI भी लिखा होता है, लेकिन इसको अभी परेशानी की जरूरत नहीं। ये एड्रेस होता है कि किस एड्रेस पे आपको ये पेपर डायरेक्टली मिल सकता है। ये एक यूनिक नंबर दिया होता है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होता है, ताकि उससे पता चल जाए कि ये पेपर कौन सा है, कैसे। इसकी आपको टेंशन नहीं है। सो अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर है, मेरे पास 2 तरीके हैं इस पेपर को एंड रेफरेंसिंग में डालने के। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? पहला आसान तरीका ये है कि अगर मेरे पास ये रेफरेंसेस हैं या मुझे थोड़ा बहुत इनका आइडिया है, तो मैं जाऊंगा गूगल स्कॉलर पे। ये गूगल स्कॉलर है, ये इसमें मैं दोबारा ये पेस्ट कर रहा हूं, दोबारा मुझे इसी साइट पे ले आएगा। ये ले आया जी इस साइट पे, ठीक है। अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं भी है, तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन भी डाल दूंगा ना। ये देखो, ये कुछ इंफॉर्मेशन डाली है मैंने, नाम, ऑथर, ये वो सब कुछ, तो फिर भी मुझे ये इसी पेज पे ले आएगा। जब मैं इस पेज पे आ गया हूं, तो अब मुझे क्या करना है कि ये 2 कॉमास बने हुए हैं, ये 2 कॉमास को मैंने क्लिक करना है, और यहां देखो MLA स्टाइल, APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, वैंकूवर स्टाइल। मैंने APA स्टाइल को यहां से क्लिक किया और कॉपी कर लिया और अपने पास कहीं भी वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया और दूसरे उस पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पहले पेपर खोला हुआ था, जो उसको हम करते हैं अब मेरे पास ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये बहुत सारे पेपर्स दिखा रहा है, बिकॉज इस तरह के ऑथर्स के शायद, तो मैंने इसको ये फर्दर कर देता हूँ, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। मैंने जर्नल का नाम ऐड कर दिया। मेरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, हालांकि इसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे होंगे, नहीं है। अच्छा जी, चलो इसको मैं ये करता हूं कि मेरे पास इसका, मैं टाइटल नेम पे चला जाता हूं और टाइटल नेम से जाके हम इसको ले आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज अ डिटर्मिनर ऑफ जॉब बर्नआउट, ये हमने लिख लिया और हम गूगल स्कॉलर पे चले गए और हमने जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, जैसे मैंने पेस्ट किया है, ये मेरे पास डिटेल ले आया और इसने हमें कहा कि जी ये पेपर है, ये वो। और इसको मैं जब यहाँ से क्लिक करूंगा, APA स्टाइल में जाऊंगा, तो APA स्टाइल में जाके इसको कॉपी करके अपने वर्ड की फाइल में आराम से मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो गूगल स्कॉलर, थोड़ा बहुत इसमें मैंने इंफॉर्मेशन डाली। अब वो जो कुकू एट ऑल वाला पेपर था, फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैंने उसका एंड रेफरेंस लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा पेपर की सिर्फ मैंने इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग जो है उसको पकड़ा है, कॉपी किया है, गूगल स्कॉलर पे गया हूं और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये फॉर एग्जांपल इसमें नहीं ढूंढ रहा वो पेपर, कुकू वाला नहीं ढूंढा, लेकिन वो अगेन मेरे वाले पेपर वाला आ गया। चलो कोई और किसी का ढूंढ लेते हैं।
ये देख लेते हैं कि ये शायद मिल जाए हमें। ये आ गया जी हमारे पास पेपर। इसको हम अगेन यहां से ये क्लिक करेंगे, इसका एपीए स्टाइल की रेफरेंस पूरी कॉपी करेंगे, और इसको हम अपने पास पेस्ट कर सकते हैं ला के। तो एक तो ये तरीका है, इसमें हमने वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो नेम ऑफ द जर्नल है और वॉल्यूम नंबर है ये इटैलिक होता है, बाकी चीज़ें नॉर्मल टेक्स्ट में होती हैं, नॉन इटैलिक होती हैं। खैर इस पे आप बाद में देखते रहोगे। एक तो ये तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम वर्ड में जाएं, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी तरह ब्रेक दूंगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा सेट हो जाए। वर्ड में जाएं और वर्ड में जाके, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। ओके, वर्ड में जाके हम जाएं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जब हम जाएंगे तो आपको यहां देखो ये आ रहा है, बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तो एपीए है, शिकागो है, गोस्ट है, हार्वर्ड है, IEEE है, MLA है, टराबियन है, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं ये। बट हमने कौन सा करना है? एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल में जाके आप इस पे जाएंगे मैनेज सोर्सेज में। मैनेज सोर्सेज में जाके आप इधर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आधा पहले ही डाला हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें अपनी पूरी लिस्ट खुद भी जनरेट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी हमने खुद अपनी लिस्ट जनरेट करनी है, टाइम टेकिंग है, आप गूगल स्कॉलर से नहीं करना चाहते, आपने फ्यूचर में भी कभी यूज करना है, तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। तो आपने कहा जी न्यू में चले गए। हमने क्या किया जरा दोबारा देखें, होम पे थे, रेफरेंसेस में गए, एपीए स्टाइल मेक श्योर किया यही है, मैनेज सोर्सेज में गए और यहां से जाके हमने न्यू कर लिया। अब वो कहता है कि बताएं आपने क्या चीज साइट करनी है, तो हमने कहा जर्नल आर्टिकल है। जर्नल आर्टिकल है तो उसी हिसाब से हमें वो चीजें दिखाएगा। हमने कहा ऑथर है इसमें, आतिफ फिलहाल एक ऑथर है, सेमीकोलन स्पेस पता और रहमान दूसरा ऑथर है फॉर एग्जांपल, सेमीकोलन एंड मोहम्मद वैस हमारा तीसरा ऑथर है। सपोज 3 ऑथर्स वाला पेपर है। कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। टाइटल क्या है पेपर का? टाइटल है रिसर्च मेथड्स क्लास, ऐसे हमने लिख लिया। यहां हम जो गलती करेंगे हमारे रेफरेंसेस में भी आएगी। फिर हमने नेम ऑफ द जर्नल कह दिया कि ये पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ थेरेपिस्ट में। किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 2020 में पब्लिकेशन हुई है। पेजेस क्या क्या थे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 12 to 19 पेजेस हैं। अब एक छोटा सा इशू ये आता है कि हमें वॉल्यूम और इशू की जगह नहीं समझ आ रही, तो हम क्या करते हैं, शो बिब्लियोग्राफी, और यहाँ हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें वो दिखा देता है वॉल्यूम की जगह। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 10 है और इशू इसका 4 है। हमने इसको ओके किया एंड उसने कहा जी ये मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह हमने एक और चीज ऐड कर ली जिसमें हमने कहा कि हमारे पास ऑथर है, कोई नाम और दो बताओ मुझे क्लास वाले। हैदर सर। हैदर, पूरा नाम? हैदर रसूल ग्रेवाल सर। हैदर रसूल GREWAL। GREWAL।
EWAL। अच्छा जी, एक ऑथर हो गया। दूसरा ऑथर कौन हो गया जी? जरा मोहम्मद उस्मान सर। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान हो गया। हमने ये दो नाम दे दिए। हमने कहा कि इनका टाइटल जो था वो था मार्केटिंग रिसर्च डेटा, ऐसे नाम रख दिया हमने। और जर्नल का नाम है ABC जर्नल, एंड ईयर का नाम है 2021, और हमने पेज नंबर कह दिए 12 to 56। और हमने कहा कि हमें बिब्लोग, ये गलत हो गया काम, हमने अभी वो नहीं डाला था। सो अगर इसको एडिट करना हो तो यहाँ से, क्योंकि हम नहीं कर सके, एडिट में जाएं। ये चीज़ें ऑलरेडी हैं। वॉल्यूम और इशू नंबर हम नहीं बता सके थे, तो हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम नंबर हमने कहा 12 है, इशू नंबर 3 है। नाउ इट इज़ ओके। हमने कहा यस, इसको सेव करते हैं। इसी तरह आप जब किसी बुक का रेफरेंस देना चाहोगे तो बुक का रेफरेंस दे सकते हो, आर्टिकल इन पीरियोडिक्स का, रिपोर्ट का, वेबसाइट का, जो जो इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो इंफॉर्मेशन आप इसको देते जाएंगे, तो हम पूरी लिस्ट बना सकते हैं। ये टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन इसका फायदा देखो क्या होता है। ये हमने इसको बंद कर दिया, सपोज हमने पूरी लिस्ट बना ली है, और हमने इसको कहा, या कोई भी हम चीज़ लिख रहे हैं, जो रिसर्च इज अ नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी, कुछ भी ऐसे लिख दिया, और हमें पता है ये किस बंदे ने कहा हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, और हमें पता है कि ये इस बंदे ने कहा है, तो हम इसका नाम लिखते हैं। तो आप देखें उसने खुद ही लास्ट नेम्स लिए, एंड लिया, उस्मान लिया, 2021 लिया, ब्रैकेट खुद ही डाल दी। फिर हमने कुछ सेंटेंस लिखा, तो हमें पता चला कि ये तो इस बंदे ने कहा हुआ है, तो उसने बिलाल रहमान एंड अवैस खुद ब खुद चेंज कर दिया। एक तो ये फायदा हुआ, ये छोटा फायदा है। बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो आप सिंपली एंड में जब चले गए तो बिब्लोग्राफी को आपने क्लिक किया और आपने कहा इंसर्ट बिब्लोग्राफी, तो ये देखें उसने आपके लिए एंड रेफरेंसेस बना दिए। आपको कोई टेंशन नहीं हुई कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा नहीं लगाना। सो ये आपके पास तरीके हैं एंड रेफरेंसेस को साइट करने के। दोनों अच्छे हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें मसला कभी ये आता है कि गूगल स्कॉलर में कई दफ़ा वॉल्यूम इशू नंबर मिसिंग होता है, तो फिर आपको वो जाके जर्नल से देखना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लेते हो तो फिर आपको एक क्लिक से वो चीज़ें सारी सेव हो जाती हैं और फॉर लाइफ सेफ रहती हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था, ये हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और ये हमने उसकी आउटलाइन बना ली थी अपने चैप्टर्स की। अब इसमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर ये पहला है, और इंट्रोडक्शन के पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखेंगे। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिलेगी आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर। जो भी आप लिखना शुरू करोगे, जब आप लिखना शुरू करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि अच्छा बैकग्राउंड में ये चीजें लिखनी थी, इसमें कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन हो आपने मुझे पूछ लेना। गैप एनालिसिस जो है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मसला आ गया। इसमें हमने एक्चुअली 3 चीजों को आंसर करना है। गैप एनालिसिस की हेडिंग में जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, इट मस्ट हैव
latest reference related to your study. ये कौन सा रेफरेंस होगा? ये वही रेफरेंस होगा जिसके पेपर से आप देख के आगे लिख रहे हो। इसमें और क्या चीजें होनी चाहिए ये पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। आपने लिखना कैसे, व्हाट प्रीवियस रिसर्च डिड, ये लिखना है आपने। ये पहली चीज हो जाएगी। सेकंड चीज इसमें हो जाएगी व्हाट प्रीवियस रिसर्च सजेस्टेड, एंड तीसरी चीज हो जाएगी व्हाट हैव यू डन टू फिल द गैप। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। इसको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको लिखने का तरीका फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि इसमें आपने किस तरीके से लिखना है। तीन चीजें कौन कौन सी लिखनी है हमने, व्हाट प्रीवियस रिसर्च डिड, व्हाट डिड दे सजेस्ट, एंड व्हाट वी हैव डन टू फिल द गैप। सो मैं इसको लिखने लगता हूं, द प्रीवियस रिसर्च बाय, ऐसे ही लिख रहा हूं, जो भी आपके पेपर का नाम होगा, बिलाल एंड अहमद। ये लेटेस्ट होना चाहिए, 2019, इस तरह, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। Research was focused on examining the relationship, ये आपने उसके टाइटल से देख लेना है जो आपका रिसर्च का है, relationship between, for example, x, y, z variables and the ABC variables। ठीक है, क्या आपने उसमें से देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है, आपका पेपर क्या कहता है। ये बात वो है कि प्रीवियस जो आपका पेपर है उसने कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो टेस्ट किया हुआ है, कौन से हाइपोथेसिस बनाए थे, उसको देखते हुए आपने एक दो सेंटेंसेस ये लिखने हैं विद अ मस्ट रेफरेंस। अब आपने दूसरी चीज क्या लिखनी है, इसी पैराग्राफ में मैं इसको अलहदा कर रहा हूं। आपने कहना है दिस रिसर्च, कौन सी रिसर्च, ये जो बिलाल एंड अहमद ने की है 2020 में, suggested that, फॉर एग्जांपल अब हम कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ XYZ the future research can use the MNO variables to identify the relationship। अब क्या हुआ कि जी उसने XYZ पे काम किया था ABC के साथ, हमें वो कह रहा है कि MNO पे कर लो, एंड ये भी हमें कह सकता है, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूं जरा, ऑल्सो suggested to test these hypotheses in some other
कंट्री और उसने किसी और कंट्री में किया था। ठीक है, ये दो चीजें आपने लिख दी। तीसरी चीज फिर आपने इनकी बेस पे लिखना है therefore the present research is investigating the MNO वेरिएबल्स। ये प्लीज अपने आपने बेहतर इंग्लिश में लिखना है, जो भी वेरिएबल्स के नाम हैं या कॉन्टेक्स्ट है। वेरिएबल्स रिलेशनशिप विद ABC इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। ये अब आपने क्या किया कि आपने जब प्रीवियस रिसर्च को पढ़ा, आपने बताया कि उस रिसर्च में ये काम हुआ है। फिर इस काम होने के बाद उस रिसर्च ने आपको कहा कि फ्यूचर रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए, जो आपको लिमिटेशन मैंने पढ़वाई थी उसकी लिमिटेशन से जो आपको मिला था। एंड फिर आपने बताना है कि मैंने क्या किया है। तो इस तरीके से फिलहाल आपने अपना गैप एनालिसिस में ये एक बड़ा पैराग्राफ लिखना है जिसमें 3 चीजें मेंशन करनी है। व्हाट प्रीवियस रिसर्च डिड, व्हाट डिड दे सजेस्ट एंड व्हाट यू हैव डन टू फिल द गैप। इसमें प्लीज कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें अभी।